हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है निभा पीसीएस पे। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं उसका सेट नंबर 2 देखेंगे। यह जो सेट है दोस्तों, वह 23/2/2021 को एग्ज़ाम हुआ था और यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जीके जीएस और करेंट से अपडेट करके क्वेश्चंस को देखेंगे। मैथ रीजनिंग आप लोग वीडियो को रोककर बीच बीच में बनाते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जीके जीएस के क्रम में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हैबियस कार्पस जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो भी बंदी है उसको सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। इसी को हम लोग हैबियस कार्पस इंग्लिश में कहते हैं। रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत प्राप्त है। मूल अधिकार में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। इसको याद रखिएगा। और हाई कोर्ट जो है वह आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट के जो तलहटी है से लेकर वहां केरल तक नीचे स्थित है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं और 1999 में इसे 37वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना है। यह मुख्य रूप से मैसूर, कर्नाटक का जो मैसूर जिला है उसी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 3 इसमें से सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो कंपास है नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। तो यह बिल्कुल सही है कि कंपास का उपयोग हम लोग दिशा को जानने के लिए करते हैं और यह उत्तर और दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। एक्टिनोमीटर जो होता है वह विकिरण की तीव्रता को मापता है। इलेक्ट्रोस्कोप से विद्युत आवेश की उपस्थिति का संसूचन किया जाता है। साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है। ये गलत है। साइक्लोट्रॉन जो है वह छोटे छोटे कण को उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गतिशील करता है। तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग हम लोग छोटे छोटे कणों को ऊर्जा में लाने के लिए, त्वरित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसकी खोज 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, जो किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ या लिख सकता है, उसे हम लोग साक्षर व्यक्ति कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73%, 73.8 है दोस्तों। तो कहीं कहीं 73.6 है, तो यह देता है 74% है। और इसमें मेल का जो साक्षरता दर है वह आपका
80.6 है और फीमेल का जो आपका साक्षरता दर है वह 64.6% है। तो इसको याद रखिएगा। 2011 के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे, इनको भी याद रखिएगा। यह भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन यह जनगणना नियमित जनगणना नहीं था। सन 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से जनगणना जो शुरू हुआ वह नियमित जनगणना था और यह जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। 21 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। तो एंजाइम जो है वह जैविक उत्प्रेरक का काम करता है और एंजाइम जो है वह मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो स्वराज दल CR दास, वैज्ञानिक समाज MN रॉय, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, वेद समाज घरालू नायडू, यही सुमेलित नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, इनका नाम याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। स्वराज दल की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर 1923 में किए थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। तो इस समय उस समय का था दोस्तों करेंट का क्वेश्चन। मैं अभी अपडेट करके बताती हूँ कि सन 2023 के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर रीज को चुना गया है, जिसका मतलब होता है रिझाना। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है और वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द को चुना जाता है, तो वैसा शब्द जो उस वर्ष के अंतर्गत सर्वाधिक बार उपयोग हुआ हो, सर्वाधिक बार सर्च किया जाता है, तो वैसे ही वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो रीज है, इसको करंट में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1881 में हुआ था, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मैथ रीजनिंग है तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है। तो जैन मठ की जो संस्था होती है उसे वसादिस कहा जाता है, वसादी या वसादिस कहा जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर का जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और जैन धर्म के मानने वाले को हम लोग जैसे महावीर हैं, तो महावीर के जो अनुयायी थे, जो महावीर को मानते थे, उनके अनुयायियों को मुख्यतः निग्रंथ कहा गया। तो इसको भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। श्रव्य तरंगे उस तरंग को कहते हैं
जिसे मनुष्य सुन सकता है। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 20 हर्ज से कम की ध्वनि को हम लोग अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अश्रव्य ध्वनि जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और 20,000 हर्ज से अधिक को ध्वनि को हम लोग पाराश्रव्य कहते हैं। यह ध्वनि मनुष्य के कान नहीं सुन सकता है, सुनने की क्षमता से ज्यादा है। ऐसे ध्वनि को कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली। तो ये सब पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2019 में इनमें से कौन सा एथलीट पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पूमा का ब्रांड एम्बेसडर 2019 में, तो उस समय का यह करेंट का क्वेश्चन है। मैं अभी अपडेट करके बताती हूँ कि पूमा इंडिया जो है उसका अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग, जो क्रिकेटर है, रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी हैं। दोनों का नाम याद रखिएगा, नीतीश कुमार रेड्डी। ये वर्तमान में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ अब 35 नंबर में, भू क्षेत्रफल किलोमीटर में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। 2 नंबर पर इटली है, 3 नंबर पर यूके है और 4 नंबर पर रोमानिया है। इस सीक्वेंस में भी दिया गया है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का जो रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र है यह उधग मंडलम, जो कि ऊटी, याद रखिएगा कभी कभी ऑप्शन में ऊटी भी देता है, तो ऊटी। और यह किस स्टेट में है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। इसको याद रखिएगा कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र उधगमंडलम, ऊटी, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2018 में डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो डीआरडीओ का अध्यक्ष 2018 में जी सतीश रेड्डी थे। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जो हैं वो समीर बी कामत है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, समीर बी कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, जिसको हम लोग जनगणना कहते हैं, वह लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहले 1872 में शुरू किया गया था, जबकि यह नियमित जनगणना नहीं था। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुआ था। 2014-11 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों, वह 15वीं जनगणना था, जिसके अध्यक्ष सी चंद्रमौली थे। इसमें सबसे अधिक साक्षर जिला केरल है और भारत का सबसे कम साक्षर जिला, साक्षर जो राज्य है दोस्तों, जो साक्षर राज्य है वह केरल है और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। और सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का है तथा सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। तो इसको भी याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। और सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश का है, जहां
17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ रीजनिंग दोस्तों आप लोग बनाइएगा जरूर, क्योंकि मैथ रीजनिंग ही रिजल्ट मेकर होगा। तो ध्यान दीजिए, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? ये डिवाइस डेटा का संग्रहण करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। पेरिफेरल डिवाइस जो होता है वह डायरेक्ट रूप से कंप्यूटर से जुड़ा होता है, लेकिन यह कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में मदद नहीं करता है। तो पेरिफेरल डिवाइस डायरेक्ट रूप से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जबकि यह प्राथमिक कार्यों में कंप्यूटर का कोई मदद नहीं करते। अगला क्वेश्चन, 2018 में इनमें से किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर रखा गया? तो 2018 में जो सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर रखा गया रॉस द्वीप के नाम बदलकर एससी बोस द्वीप कर दिया गया। 2018 में बता दें कि 3 द्वीपों का नाम बदला गया था और ये तीनों द्वीप का नाम बदलकर चेंज किया गया। तो जो नील द्वीप है इसका नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया गया और रॉस द्वीप को एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए इस बार रॉस द्वीप पूछा है, अगला बार नील द्वीप पूछ सके, तो इसको याद रखना है। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये 3 शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे और इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। जिस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में वर्णन है और आर्टिकल जिसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं यह 51 के ए में वर्णन है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को रोककर इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी जो आंदोलन था वह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाले अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो निम्न जब वृद्धि दर होता है तो उस अवधि को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हिंदू वृद्धि दर यूज किया गया। तो सबसे पहले इसे राज कृष्ण के द्वारा गढ़ा गया था। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक प्रियंका दुबे लिखे थे। तो इससे दोस्तों क्या है कि बुक एंड ऑथर्स का नाम भी याद करके एग्जाम में जाना है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा ही। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन हैं? तो उस समय KN व्यास थे। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती, इनका नाम याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था। 54 है दोस्तों, बढ़िया से।
1954 में हुआ था, जबकि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यायमाल अले भी कहा जाता है? तो सिक्किम राज्य को जो वहाँ के वास्तविक निवासी हैं वे नल माल अले के नाम से जानते हैं और इस राज्य को नल अल माले भी कहा जाता है। सिक्किम हम लोगों का 22वां राज्य बना था। भारत का 22वां राज्य सिक्किम 1975 में बना था। इसको भी एडिशनल फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों का ही अंग है निरुक्त। वेदों की संख्या 4 है, जबकि वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों को समझने के लिए और सरल करने के लिए, आसान ढंग से पढ़ने के लिए 6 वेदांगों की रचना किया गया है, जिसमें से निरुक्त जो वेदांग का अंग है वह वेदों के जो जटिल शब्द है उसके अर्थ को समझने और व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट। इनमें से कौन सा गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंह समिति का गठन किया गया था। मल्होत्रा समिति जो था वह बैंक बीमा, यह बीमा के क्षेत्र से संबंधित था और चिलैया समिति जो था वह कर संबंधी टैक्स से संबंधित था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मराम पांडुरंग ने 1867 में किए थे और महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किए थे। इसको भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ये किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो 2021 में ये टोक्यो जापान में हुआ था और 2028 में जो होने वाला है वह लॉस एंजिलोस में होने वाला है। तो इसका भी नाम याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, ये सब रीजनिंग का भी है, आप लोग इसको रोक के बनाइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में है कि धूमल नृत्य शैली किस राज्य, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो धूमल नृत्य शैली जो है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह नृत्य शैली जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना है? तो यह 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क जोड़ो परियोजना से संबंधित है। यह 4 महानगरों के बीच फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा लेन का एक लाभ है? लेन का लाभ क्या होता है कि पेरिफेरल्स को साझा करना। इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो इसी से आइडिया लग जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क,
इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसका लाभ यह है कि पेरिफेरल्स को साझा हम लोग गांव में जो निजी क्षेत्र होता है वहां कर सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस में 36.9 डिग्री लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 310 केल्विन मानव का जो शरीर का सामान्य ताप है वह होता है। अगला क्वेश्चन, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इस सब में आपको याद रखना है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों मैं बता दूं कि वर्तमान में भी WHO की सदस्य संख्या 194 है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका जो WHO है का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से लिया गया है? तो विधि का जो शासन है वह भारतीय संविधान में यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। यूएसए अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, वह लिया गया है। पूर्व यूएसएसआर, जिसको हम लोग रूस बोलते हैं वर्तमान में, उससे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और जर्मनी से आपातकाल के स्थिति में जो हमारे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इस प्रक्रिया को लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कोटोविस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह जलवायु परिवर्तन था, कोप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 2012 में आईआईटी कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो कोकून के जो संरचना होता है उसी से ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा आईआईटी कानपुर को सन 2012 में मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो बांग्लादेश की सीमा पर 5 भारतीय राज्य उनसे सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पांचों राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इमेज में के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीपीआई को डॉट पर इंच कहा जाता है। एक होता है पीपीआई, तो इसको हम लोग पर इंच कहते हैं, तो इसको भी याद रखिए। इसको बोलते हैं पंच पर इंच। इसका भी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती संस्था था? तो WTO का पूर्ववर्ती संस्था WATT था, इसको याद रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। तो इसको हम लोग गैट के नाम से जानते थे, GATT। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ज्योतिर्विज्ञान की पहली महिला अध्यक्ष कौन है?
तो भारतीय जो ज्योतिर्विज्ञान परिषद है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर जीसी अनुपमा को बनाया गया था। इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। इसकी स्थापना को याद रखिएगा, 1972 में हुआ था। दोस्तों पीडीएफ है तो थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि हम लोगों को सेट करना है। तो हम लोगों का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया, जीके जीएस का। बाकी सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो अगर आपको सेट अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और यह एग्जाम में अगर टोटल सेट को हम लोग कर लेते हैं तो यकीनन मानिए एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यूटी बने रहिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।